तो आज हम बीबीए के बच्चों से मिल रहे हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के साथ, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, कौन सी यूनिट पहले तैयार करें, कौन सी यूनिट बाद में तैयार करें, कौन सी यूनिट ऐसी है जो इजी है, हमको अच्छी तरह जल्दी समझ में आएगी, स्कोर कराएगी, ज़्यादा क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। इसलिए आज हम बीबीए सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करते हैं बच्चों से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कोर्स का कोड है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का 206। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन द बिजनेस रिसर्च। मतलब कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में सिखाना, बिजनेस रिसर्च के बारे में बताना, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बताना। आपको जो भी कुछ सीखना है सब बिजनेस एप्लीकेशन की फॉर्म में सीखना है, उसका डेवलपमेंट करना है। आप कोर्स कंटेक्ट में आइए, देखिए इसमें आपके 4 यूनिट हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपने किया था उसी तरह सेकंड सेमेस्टर में 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मतलब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंडस्ट्री और बिजनेस में क्या रोल है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसकी डेली लाइफ की क्या एप्लीकेशन है। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, आपको डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, टेबुलेशन कैसे करना है। टेलीमार्क्स का सब लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरह से टेबुलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब आप टेबुलेशन करेंगे, टेलीमार्क्स बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी टेबल अपने आप बन जाएगी। डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है, जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, एंड हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लास में पढ़ा दी हैं, तो सिलेबस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतनी छोटी सी यूनिट है फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। छोटे छोटे टॉपिक हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायग्राम बार डायग्राम क्या होते हैं, जो ग्राफ अलग अलग बनते हैं वो बार डायग्राम होते हैं, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं वो हिस्टोग्राम होते हैं, जो कर्व की फॉर्म में होते हैं वो हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते हैं। क्लास में सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर समझाई थी, सब कुछ बना बना के दिखाया था। इसलिए इस यूनिट को आप तैयार कर लो। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन खूब बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो एक ये यूनिट आपको स्कोर कराएगी। इस फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड 3 टॉपिक आते हैं। इसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन सीखना है, हार्मोनिक मीन सीखना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस। सेकंड यूनिट भी आपकी पढ़ी हुई है। जूनियर क्लासेज में कहीं ना कहीं आपने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन सब पढ़े होंगे। तो आप इसी यूनिट को तैयार कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें खूब बनते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन खूब बनते हैं, और फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, इनके फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आता है। या ये कहें कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्क्वायर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ, तो 6 6 जा 36, तो कोफिशिएंट वेरिएशन हो गया 36। या हम कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 49 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। 49 का कितना हो गया 7, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 7। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वेरिएशन निकल आता है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। स्क्यूनेस आपको क्लास में खूब पढ़ा दिया है, कोर्टोसिस खूब पढ़ा दिया है, कितने तरह के कोर्टोसिस होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, स्क्यूनेस कितने तरह की होती है, ये सब थ्योरी का बहुत इजी यूनिट है। इसकी सारी थ्योरी याद कर लो। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, ये 2 यूनिट ऐसी हैं कि आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ी हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, डिस्पर्सन, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका। डायग्राम बनाना आपने जूनियर क्लासेज में सीखा है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट आपके लिए नई है। अब जैसे थर्ड यूनिट हम बात करें तो थर्ड यूनिट में है कोरिलेशन, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक मेथड,
रिग्रेशन, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, बायनोमियल, लैग्रांज एंड न्यूटन्स मेथड। ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, ये आपने जूनियर क्लासेज में नहीं पढ़ी होंगी। इसमें आपको कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइन दोनों के फॉर्मूला मिलते जुलते से। कोरिलेशन का हमने बार बार बता दिया कि अगर आप कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोरिलेशन का आंसर -1 2 +1 होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता और -1 से कम नहीं होता। रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों एक जैसे आएंगे, या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से निकालते हैं, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन होते हैं वही कोरिलेशन का साइन होता है। तो ये सारे मेथड हमने क्लास में पढ़ा दिए हैं, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखा दिए हैं। आप इनको तैयार कीजिएगा। आपके लिए नए टॉपिक हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी पढ़ी हुई थी, उनमें कम मेहनत से काम चल गया, इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपको मेहनत करनी है, इंटरपोलेशन भी पढ़ना है, एक्स्ट्रापोलेशन भी पढ़ना है। अब आते हैं, देखिए आपकी आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड एंड रिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड गुडनेस ऑफ इफेक्ट। और दूसरा टॉपिक है इसमें प्रोबेबिलिटी का। पहला टॉपिक है टाइम सीरीज का, दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। डेफिनेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बुक की बात करें तो बिजनेस स्टेट में आप एस के घर की बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी है। कोई एक आध टॉपिक छोड़ दें तो ज़्यादातर टॉपिक इसमें आपके मिल जाएंगे। ऐसी गुप्ता की बुक ले सकते हैं, जीसी सॉरी की बुक, बेरी की बुक ले सकते हैं। बुक आप कोई सी ले लो, लेकिन हमने जो आपको नोट्स बनवाए उसमें आप देख रहे होंगे आपको बुक की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक हमने बोर्ड पर आपको नोट्स बनवाएं, सेपरेट आपको नोट्स बनवाएं। नोट्स को तैयार कर लो तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि आपको बुक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए बुक की ज़रूरत पड़ती है तो हमने प्रैक्टिस भी खूब कराइए, खूब क्वेश्चंस कराएं। तो आपने देखा होगा कि यूनिट 1 और यूनिट 2 कभी न कभी आपने पढ़ी हैं। तो यूनिट 1 को अच्छी तरह तैयार करो, यूनिट 2 को अच्छी तरह तैयार करो, और यूनिट 4 एंड 3 ये ज़रूर आपके लिए नई यूनिट हैं। तो ये थोड़ी सी आपसे मेहनत चाहेंगी, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे टाइम सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको टेबल दी होगी, टेबल से आपको ग्राफ बना लेने, टेबल से आपको अगर लाइन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकल के आएगी इससे। तो ट्रेंड बनाना टाइम सीरीज का बहुत ईजी होता है। आप प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जूनियर क्लासेज में आपने प्रोबेबिलिटी के छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। शुरू में जो पढ़ाई जाती है प्रोबेबिलिटी, उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद करनी है, इसका एडिशन लॉ क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, इन रूल को याद कर लीजिएगा। इनके बारे में खूब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेज थ्योरम क्या होती है। बेज थ्योरम खूब अच्छी तरह आपको बता दी जाएगी क्लास में। अभी क्लास में टॉपिक हुआ नहीं प्रोबेबिलिटी का क्योंकि लास्ट यूनिट है, बट बेज थ्योरम का जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उससे छोटा सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि देख के ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा, बट बेज थ्योरम में सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी आइटम्स होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेते हैं, और जो उनमें ऑब्जेक्टिव हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेते हैं, और उसके बाद में डायरेक्ट फार्मूला फिट होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेलेक्टेड आउटकम पहचानें, टोटल आउटकम पहचानें, फिर कॉम्बिनेशन लगाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेज थ्योरम सबसे ईजी होती है अगर आपको समझ में आ जाती है तो। प्रोबेबिलिटी करने में बच्चों को दिक्कत आती है कि ज़्यादातर सेलेक्टेड आउटकम्स और टोटल आउटकम्स नहीं पहचान पाते। इसके बाद में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखा जाए तो ये भी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हैं, बट इनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, थोड़ा छोटा फॉर्मूला है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपसे मेहनत कराएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंसर होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ही अकॉर्डिंग होता है कि आपकी कर्व किधर को कितना एरिया कवर कर रही है। तो आपकी 4th यूनिट एंड 3rd यूनिट नई यूनिट है, इनमें मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिए इनमें। 1st और 2nd यूनिट आपकी पढ़ी हुई है, मेहनत उनमें भी करनी है, लेकिन उनमें कम मेहनत से काम चल जाएगा। तो जो बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे तो केवल पास ही होना है, मुझे स्कोर से क्या मतलब है, मुझे स्कोर नहीं करना, मेरा मैथ बहुत वीक है, मैथ से डरता है, जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चे 1st एंड 2nd यूनिट को कर लें। 2nd यूनिट से उनकी नैया पार लग जाएगी। और जिन बच्चों को स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाने, उनको तो 4 यूनिट ही करनी पड़ेंगी।
तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, आपको स्कोर करना है, अच्छा करना है, 4 यूनिट तैयार करो, आपको सिर्फ पास होना है, पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट तैयार कर लो। फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएंगी। तो ये रहा हमारा BBA सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन पूरा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है। आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे, अभी मार्च पूरा है आपके पास, फरवरी में अभी 2-4 दिन है आपके पास, और अप्रैल में जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा। इसलिए सिलेबस को देखते हुए टाइम खूब है आपके पास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। बस आराम से सिस्टमेटिक तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आज टॉपिक तैयार कर लिया, कल भूल गए, कल तैयार किया उसे परसों भूल गए। भूलना नहीं है, जो आप पढ़ते जा रहे हो उसे प्रैक्टिस में रखिए, नई चीज़ों को तैयार करिए। और सबसे पहला काम, सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको सारे फॉर्मूला याद हैं, सारी डेफिनेशन याद हैं, सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, तो समझो कि आधा पेपर तो आपका सॉल्व भी हो जाता है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करते रहिएगा। कल फिर हम आपको कुछ और नया सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे तैयार कीजिए।